हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ जेनिका पर। बिहार बोर्ड मैट्रिक क्रैश कोर्स का हमारा तीसरा दिन है और आज हम लोग सेंटअप परीक्षा का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें प्रश्न संख्या 21 से लेकर 30 तक के प्रश्नों के हल देखेंगे और यह भाग 3 है। यदि आपने इससे पहले नहीं देखा है मेरा वीडियो तो आप ज़रूर देखें दोस्तों, उसको मैं पहले 20 प्रश्न का हल किया हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है? समांतर श्रेणी कौन नहीं है, ये आपको बताना है। तो समांतर श्रेणी कौन होता है दोस्तों? जिसमें सार्व अंतर समान रहता है। सार्व अंतर क्या रहता है? समान। तो यहाँ से देखते हैं, सार्व अंतर डी बराबर क्या होता है? tn प्लस 1 माइनस tn, दैट इज अगला पद माइनस क्या होता है? पिछला पद। यदि ये डी सारे का बराबर हो तो वो समांतर श्रेणी में रहेगा, यदि बराबर नहीं हो तो वो समांतर श्रेणी में नहीं रहेगा। तो अब देखिए, दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे तो 2 में से 1 गया, कितना बचेगा? 1। तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएंगे, 3 में से 2 गया, कितना बचा? 1। चौथे पद में से तीसरे पद को घटाएंगे, 4 में से 3 गया, कितना बचा? 1। तो सभी जगह डी की वैल्यू कितना है दोस्तों? 1। तो ये समांतर श्रेणी में है, लेकिन हमसे तो नहीं वाला पूछा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन में देखिए, यदि आप देखेंगे दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो 9 में से 6 गया, कितना बचेगा? 3। 12 में से 9 गया, कितना बचेगा? 3। 15 में से 12 गया, कितना बचेगा? 3। यानी यहाँ पे भी सार्व अंतर क्या है? डी की वैल्यू सभी जगह क्या है? समान है ना दोस्तों। तो ये भी समांतर श्रेणी में है, लेकिन हमसे नहीं वाला पूछा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, अगर दूसरा पद में से पहले पद को घटाएंगे, दूसरा पद में से पहले पद को घटाएंगे तो -2 है और माइनस माइनस 5 है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है? माइनस का 2, माइनस गुने माइनस प्लस का 5 हो जाएगा, यानी कितना बचेगा? प्लस का 3। यहाँ पे देखिए दोस्तों, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे तो 1 माइनस माइनस 2, तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 3। यहाँ पे भी सार्व अंतर 3 है। अगला देखते हैं, चौथे पद में से तीसरे पद को घटाएंगे तो 4 में से 1 गया, कितना बचेगा? 3। यानी देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे भी डी की वैल्यू क्या है? 3 ही है सभी जगह। तो सभी जगह 3 है, तो इसलिए ये भी समांतर श्रेणी में है, लेकिन हमसे क्या पूछा है कि कौन नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। तो बच गया, वही ना होगा। यहाँ पे देख लीजिए, डी का मान सभी जगह समान नहीं है। क्यों? क्योंकि 0.11 है, दूसरा पद 0.11 है, पहले पद को घटा देंगे 0.1, दशमलव के आगे 0 बैठा सकते हैं अपने मन से। 1 में से 0 गया 1, 1 में से 1 गया 0, 0.01 है। यदि हम तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएं तो 0.111 में से घटाएंगे क्या? 0.11। अब दशमलव के बाद आगे 0 लगा सकते हैं। अब इसको घटा दीजिए, 1 में से 0 गया 1, 1 में से 1 गया, कितना होगा? 0। 1 में से 1 गया, कितना हो गया? 0। 0.001। यहाँ आप देखिए, यहाँ पे 0.01 था अंतर और यहाँ पर 0.001 है, इसीलिए यह समांतर श्रेणी में नहीं है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए, इस प्रश्न में कह रहा है, समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद 0 है? इसको मैं, प्रथम पद क्या है दोस्तों? 21 है, तो a बराबर कितना हो जाएगा? 21 हो गया। अच्छा, सार्व अंतर कितना है? d बराबर, तो t2 माइनस t1 होता है या t3 माइनस t2 होता है, यानी अगले पद में से पिछले पद को घटा देते हैं। तो 18 में से 21 को यदि घटाएंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 3। अब कह रहा है कौन सा पद 0 है, तो मान लेते हैं कि nवां पद 0 है, tn बराबर 0, यानी nवां पद 0 है। आपको पता होना चाहिए tn का फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। आपको वैल्यू दे रखा है, a की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है दोस्तों? -3 बराबर 0। तो 21 हो गया, प्लस -3 गुना n करेंगे तो -3n हो जाएगा, और -3 गुना -1 करेंगे +3 हो जाएगा बराबर 0।
21 में आप 3 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। तो 24 बराबर ये -3n है ना, बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो प्लस का 3n हो जाएगा। तो 3n बराबर 24 है, तो n बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 24/3, यानी 3 या 24। तो 8, n की वैल्यू कितना आ गया, 8, यानी 8वां पद ही 0 होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आंसर होगा। आप इसे नोट डाउन कर ले कॉपी पे, क्योंकि जब तक आप नोट नहीं करेंगे वीडियो देखने से आपको फायदा नहीं होगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और हाँ, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में है समांतर श्रेणी 5, 7, 9, 11 ... का 25वां पद होगा। यानी हमसे a बराबर दे रखा है, कितना है 5, प्रथम पद 5 ही है ना दोस्तों। d बराबर कितना है t2 - t1, यानी 7 में से 5 गया, कितना बचा 2। और nवां पद यानी n की वैल्यू कितना दे रखा है 25, यानी जहां जहां n आएगा वहां वहां 25 रख देंगे। तो nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए n की जगह पर 25 रखेंगे तो t 25, यानी 25वें पद का आएगा मान। a की वैल्यू कितना दे रखा है 5 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू कितना है दोस्तों 25 ना, तो 25 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितना है दोस्तों, तो 2 है। तो 5 प्लस 25 में से 1 गया, कितना बचेगा 24 गुने 2। तो सबसे पहले इसको कर लेंगे, क्योंकि 24 दूना कितना हो गया 48 प्लस 5 कितना हो गया 48 में 5 जोड़ देंगे तो 53। और ये बी ऑप्शन हमारे इस सवाल का उत्तर हो गया। इसे नोट डाउन कर लीजिए, ऐसा क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में देखने को मिल सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह प्रश्न में क्या दे रखा है दोस्तों, देखिए यदि किसी द्विघात बहुपद p x बराबर x² माइनस 2x प्लस 8 के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा निकालना है। यानी अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का क्या निकालना है गुणनफल। इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, c/a। अब c है क्या, a क्या है, तो a आता है दोस्तों, तुलना करते हैं हम द्विघात समीकरण के मानक रूप से। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ से देखेंगे ax² का गुणांक कितना है, a है, यहाँ x² का गुणांक कुछ नहीं दिया है, यानी a इज इक्वल टू कितना है 1। यहाँ देखिए x का गुणांक कितना है दोस्तों b, यहाँ x का गुणांक कितना है दोस्तों -2। तो b बराबर कितना दे रखा है -2। यहाँ देखिए दोस्तों c क्या है, अचर पद है, और यहाँ c की वैल्यू कितनी है 8, तो c की वैल्यू कितनी हो गई 8। अब a b और c आपको पता है, हमें क्या निकालना है शून्यकों का गुणनफल। तो c/a होता है, c यानी अचर पद, c की वैल्यू कितनी दे रखा है 8 बटा a की वैल्यू कितनी है 1, तो 8/1 करेंगे कितना हो जाएगा 8। और यही हमारे सवाल का उत्तर होगा। आपसे पूछ सकता है शून्यकों का योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा दैट इज शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a। ठीक है, लेकिन यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल पूछा है तो c/a हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बिंदु 8,0 स्थित है। आपको पता है कि यह जो है 8 यह x नियामक है, यह क्या है x नियामक है, और 0 है ये क्या है y नियामक है, y नियामक है। तो यदि y नियामक 0 है यानी वह कहाँ पे रहेगा बिंदु, तो x अक्ष पे रहेगा। ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है दोस्तों। तो यहाँ पे कह रहा है कि बिंदु 8,0 स्थित है, x नियामक 8 है, y नियामक क्या है 0। तो y नियामक 0 कब हो सकता है, जब हमारा बिंदु है इसी लाइन पे रहेगा, तो उसका y नियामक क्या होगा 0, और x इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, x का नियामक कितना है 8, तो 8,0 इस लाइन पर होगा। यानी क्या आंसर हो जाएगा x अक्ष पे है। यदि आपका पूछता 0,8, तो यहाँ पर x नियामक 0 है और y नियामक 8 है, तो y नियामक 8 है तो यह x बराबर 0 जो होता है, x नियामक 0 होता है
वो बाई एच पे होता है, तो आंसर हो जाता बाई एच, लेकिन पूछा है 8,0, तो आंसर कौन होगा, एक्स एच पर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है त्रिभुज ए बी सी जिसके शीर्ष ए -2,10, बी 5,-4 और सी 6,10 है तो केंद्र का निर्देशांक है। ऑप्शन आपके पास दे रखा है दोस्तों। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि केंद्रक क्या होता है। केंद्रक क्या होता है, यह दोस्तों त्रिभुज है ए बी और सी। जब त्रिभुज की माध्यिकाएं एक जिस बिंदु पर मिलती है उसे केंद्रक कहते हैं। त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती है उसे केंद्रक कहते हैं। तो त्रिभुज की माध्यिकाएं ए हुआ दोस्तों एडी पहली माध्यिका, दूसरा मान लेते हैं बीई और तीसरा मान लेते हैं सी। और माध्यिकाएं क्या होती है दोस्तों, तो एडी जो है बीसी को दो बराबर बराबर भागों में बांट देती है, तो एडी क्या हो गई, माध्यिका। वैसे ही है बी, तो बी जो है एसी को, एसी जो रेखा है इसको बराबर बराबर भाग में बांट देगी, ये माध्यिका। ठीक है, तो यह जो बिंदु है जिस बिंदु पर तीनों रेखा मिली उसे क्या कहते हैं, केंद्रक। केंद्रक कहते हैं दोस्तों। अब केंद्रक जी का निर्देशांक कितना होता है, यदि ए का निर्देशांक x1, y1 है, बी का निर्देशांक x2, y2 है और सी का निर्देशांक x3, y3 है, तो जी का यानी केंद्र का निर्देशांक होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। अब देखिए दोस्तों x1 की वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ से a का x नियामक -2 है, तो यहाँ पर x1 हो गया -2 प्लस b का x नियामक कितना है 5 है, तो x2 कितना हो गया 5 और c का x नियामक कितना है 6 है, तो x3 की वैल्यू कितना हो गई 6 बटा 3, x y1 हमें पता करना है, तो a का y नियामक कितना है 10 प्लस b का y नियामक कितना है -4 और प्लस c का y नियामक कितना है 10, तो यह y3 बटा 3। अब यदि आप इसे कैलकुलेट करेंगे 5 प्लस 6 11, 11 में से 9 गया 2, 11 में से 2 गया कितना बचेगा दोस्तों 9, तो 9 बटा 3 हो गया, ये 10 प्लस 10 20 हो गया, 20 में से 4 गया कितना बचेगा दोस्तों 16 बटा 3। यदि आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, तो 3, 16 बटा 3 और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 100:121 हो तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात होगा। आपको से क्या पूछ रहा है दोस्तों कि संगत भुजाओं का अनुपात, आपको दे क्या रखा है कि क्षेत्रफल का अनुपात, दो समरूप त्रिभुज हैं उनके क्षेत्रफल का अनुपात। तो आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज का दो समरूप त्रिभुज, यदि दो समरूप त्रिभुज दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, इनका जो यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज है त्रिभुज डी ई एफ के, तो इसके जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है ना दोस्तों, क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज ए बी सी का बटा क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज डी ई एफ का, इसका जो अनुपात होता है ना वो इसके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यानी संगत भुजा के अनुपात ए बी और यहाँ पर डी, तो ए बी बटा डी का स्क्वायर हो गया बराबर, यहाँ पर संगत भुजा बी सी और ई एफ, तो बी सी बटा ई एफ का स्क्वायर हो गया बराबर, यहाँ पर ए सी बटा डी एफ का स्क्वायर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपसे पूछा, आपको क्या दे रखा है कि क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है 100 बटा कितना है 121 है दोस्तों। आपसे पूछा है भुजा का अनुपात, तो भुजा का अनुपात सारा तो बराबर होता है, तो ए बी बटा डी का स्क्वायर है बराबर इतना, तो इधर हमें निकालना है ए बी बटा डी, तो इधर वर्ग में है इधर जाएगा बराबर, तो वर्गमूल में हो जाएगा, तो 100 बटा 121, 100 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों 10 और 121 का वर्गमूल कितना होता है 11,
तो 10/11, यानी आप कह सकते हैं कि 10 अनुपात क्या है 11, 10/11। यही इस सवाल का उत्तर है दोस्तों। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दे रखा है बिंदुओं 4,0 और 5,1 के बीच की दूरी है। यानी दो बिंदु दिया हुआ है, मान लेते हैं इसको P बिंदु है और मान लेते हैं इसको Q बिंदु है। तो आपको पता होना चाहिए कि दूरी सूत्र क्या होता है। P का नियामक कितना है। मान लेते हैं कि P जो बिंदु है इसका नियामक 4,0 है, X नियामक 4 है, Y नियामक क्या है 0 है। Q जो बिंदु है उसका X नियामक कितना है 5 और Y नियामक कितना है 1। तो आपको यह दिया रखा है, मान लेते हैं ये पहला बिंदु है तो ये x1 है और ये y1। ये आपका दूसरा बिंदु है तो x2 है y2 है। तो आपसे दूरी सूत्र पूछ रहा है, तो दूरी सूत्र क्या होता है दोस्तों, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। अब देखिए PQ के बीच की दूरी निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा। क्या है वो फॉर्मूला दोस्तों, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 की वैल्यू कितना है दोस्तों, तो 5 है, माइनस x1 की वैल्यू कितना है दोस्तों 4 है, तो 5 माइनस 4 का स्क्वायर कर दिए, प्लस y2 की वैल्यू कितना है दोस्तों 1 है, माइनस y1 की वैल्यू कितना है दोस्तों 0 का होल स्क्वायर। अब देखिए 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ भी 1 का स्क्वायर है का अंडर रूट। अब 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2 और अंडर रूट में, तो यही दूरी हो जाएगा दोस्तों √2, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों। तो आपको यह इंपॉर्टेंट है, इस पे अंक बदल बदल के आपको परीक्षा में सवाल देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा है। तो यह दोस्तों किन्होंने कहा है, थेल्स ने। यदि दो त्रिभुज के समान कोणिक है, यदि दो त्रिभुज क्या है समान कोणिक, यानी कोण दो त्रिभुज के बराबर है, डी ई एफ, दो त्रिभुज के कोण क्या है समान है, तो देखिए यह समरूप त्रिभुज हो जाएंगे और समरूप त्रिभुज होंगे तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या रहता है बराबर रहता है। और ये किन्होंने कहा, थेल्स ने कहा। तो थेल्स इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मूल बिंदु का नियामक क्या होता है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। मूल बिंदु का नियामक जहाँ पे x अक्ष और y अक्ष मिलते हैं इसका नियामक क्या होता है 0,0। तो ये आंसर ये हो गया दोस्तों। चलिए आज बस इतना ही रखते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।